नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HMSR। आज हम चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं उनका कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, जो पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि हमें अगर मिट्टी का जैविक कार्बन बढ़ाना है तो हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु के साथ साथ बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु भी बढ़ाने होंगे, और इनके साथ साथ इनके जो फैकल्टेटिव ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स हैं उनको भी बढ़ाना होगा। फैकल्टेटिव ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स वो माइक्रोब्स होते हैं, मान लो अगर कोई सूक्ष्म जीवाणु हवा में मल्टीप्लाई करता है, कार्य करता है, और उसको बिना हवा का वातावरण भी दे दिया जाए तो उसमें भी वो कार्य करता रहे। और इसी तरह से मान लो कोई सूक्ष्म जीवाणु बिना हवा यानी कि पानी के अंदर काम करता है, उसको अगर हवा वाला वातावरण भी दे दिया जाए तो उसमें भी वो कार्य करता रहता है। तो इस तरह से फैकल्टेटिव ग्रुप को बढ़ाना है, और एनएरोबिक ग्रुप को यानी कि बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को हम अगर बढ़ाएंगे तो ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इनका एक उचित कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो उससे खेत का जो जैविक कार्बन है वो बहुत ही जल्दी बढ़ेगा और फसल की उत्पादकता भी बढ़ेगी और मिट्टी की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और इसमें एक डिफेंस मैकेनिज्म, एक जो मिट्टी के अंदर पौधे के अंदर एक डिफेंस, एक रक्षात्मक प्रणाली है, उसमें उसका भी प्रॉपर विकास होगा। तो प्राकृतिक खेती में हम इन दोनों को कैसे बढ़ा सकते हैं, एक उचित इसका कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इफेक्टिव जो तकनीक है इसके लिए वो जीरो टिलेज है, यानी कि खेत की जुताई ना करना या कम से कम जुताई करना। ये प्रैक्टिस सबसे पहले मासानोबु फुकुओका ने दी थी, जिनको प्राकृतिक खेती के पिता के रूप में संसार में जाना जाता है। ये जापान के रहने वाले साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे और किसान भी थे। तो इन्होंने जो नेचुरल फार्मिंग की जो डेफिनेशन दी थी, जो परिभाषा दी थी, वो नो टिल फार्मिंग के रूप में दी थी, यानी कि इसमें आपको खेत की जुताई करनी नहीं होती है। तो इसमें सबसे पहला जो जीरो टिलेज है या खेत की कम से कम जुताई है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम खेत की जुताई करते हैं तो ऊपर के जो हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं वो नीचे चले जाते हैं, और नीचे वाले जो बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं वो ऊपर आ जाते हैं। इससे जो नीचे वाले थे, जो बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु थे, वो भी मर जाते हैं या उनकी संख्या कम हो जाती है। जो ऊपर के हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु थे वो नीचे हवा की कमी होने की वजह से उनकी संख्या में भी कम होने की संभावना हो जाती है। दूसरा जो सबसे तकनीक इसकी एक रीढ़ की हड्डी की तरह से मानी जाती है प्राकृतिक खेती में, वो है जीवामृत। जीवामृत में देसी गाय का एक दिन का गोबर और गौमूत्र लिया जाता है। जो गोबर और गौमूत्र होता है उसमें एनएरोब्स की अधिकता होती है, क्योंकि जो पशुओं का जो सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें एनएरोब्स की मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए पशुओं में से मीथेन की मात्रा अधिक उत्सर्जित होती है वातावरण में। तो इनमें जो गोबर गौमूत्र आता है उसमें जो बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु उनकी अधिकता रहती है। उसमें हम हवा वाले सूक्ष्म जीवाणुओं का एक मिक्स करते हैं। वो किस तरह से करते हैं कि जैसे 50 से 100 ग्राम मिट्टी उठाते हैं किसी ऐसी जगह से, किसी ऐसे पेड़ के नीचे से जो बड़ या पीपल होता है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ काफी वर्षों से हमने रासायनिक इनपुट का प्रयोग ना किया हो। तो वो जो 50 से 100 ग्राम मिट्टी होती है उसमें सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, जो हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनकी अधिकता रहती है। तो इन दोनों की, जैसे हमने मिट्टी में तो हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु हो गए और गोबर गौमूत्र में बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु हो गए, तो इन दोनों को एक जो प्लास्टिक का ड्रम होता है उसमें जीवामृत से हम जीवामृत तैयार करते हैं, और उसी में थोड़ा थोड़ा 1 से 1.5 किलो गुड़ और बेसन में मिला देते हैं ताकि इनकी संख्या भी बढ़े और जल्दी फास्ट मल्टीप्लिकेशन हो। तो जीवामृत में दोनों की एक मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, और इसको हम 3 से 4 दिनों के अंदर ये तैयार हो जाता है। और इसको जल्दी से जल्दी इसलिए खेत में डालते हैं, विदिन 1 वीक या 10 दिन तक इसको डालना होता है, क्योंकि उसमें एनएरोबिक सिस्टम होता है और हवा वाले सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं उनकी एक्टिविटी कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगला पॉइंट इसमें मल्चिंग का आता है। मल्चिंग यानी कि आच्छादन, यानी कि जमीन को ढक के रखना। कोशिश ये की जाती है प्राकृतिक खेती में कि लगभग पूरा वर्ष जमीन को या तो एक आप अवशेष से ढक कर रखें, या उसके ऊपर कोई फसल उगाएं जिससे एक लाइव मल्चिंग के तौर पे काम करे, और जो किरणें हैं, जो गर्म हवाएं हैं, वो सीधी जमीन से न टकराएं, और जो उचित तापमान और उचित नमी है तो मल्चिंग के नीचे वो बनी रहे,
जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं और अर्थवर्म हैं उनकी भी मल्टीप्लिकेशन फास्ट होती रहे। तो मल्चिंग में जो सबसे अच्छी मल्चिंग मानी गई है वो अवशेष की मल्चिंग मानी जाती है, क्योंकि जो फसल अवशेष हैं वो जब डिके होते हैं, गलते हैं, तो फूड सोर्स का भी काम करते हैं। और इससे क्या होता है, जो मल्चिंग हम करते हैं विशेष तौर पे अवशेष की, तो उसमें दोनों तरह का वातावरण बनता है। उसमें हवा अंदर भी जाती है और हवा रुकती भी है। तो इसमें दोनों तरह के जो सूक्ष्म जीवाणु वो मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्चिंग में जैसे एक और प्रैक्टिस आ रही है प्लास्टिक मल्चिंग की, क्योंकि इंडिया का जो लगभग 55% एरिया है वो रेनफेड है या रेतीला है। उसमें फसल अवशेष हमें पशुओं के लिए ही अवेलेबल नहीं है, प्राकृतिक खेती के लिए तो अवेलेबल कहाँ से होंगे। तो इसलिए प्राकृतिक खेती में एक जो जहां भी प्लास्टिक मल्चिंग आ गई है, इसमें ड्रिप इरिगेशन के साथ एक कॉम्बिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसमें जीवामृत का भी कॉम्बिनेशन इसमें मिलाया जाए ड्रिप इरिगेशन के थ्रू, और जिससे जो ऊपर की सतह भुरभुरी बनी रहे और इसमें हम एक बार की प्लास्टिक मल्चिंग डाल करके उसमें कई बार हम कई फसलें ले सकें, जिससे खेत की जुताई भी ना करनी पड़े और जिसमें खरपतवार का खर्चा भी ना बढ़े। तो मल्चिंग में एक तो अवशेष की मल्चिंग हो गई, दूसरी प्लास्टिक मल्चिंग हो गई, और तीसरी हो गई लाइव मल्चिंग, जिसमें सरफेस के ऊपर आप कोई ना कोई क्रॉप या कोई सब्जी उगा करके रखते हैं। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है फसल के साथ एक सह फसल के रूप में या हरी खाद के रूप में जो दाल की फसल है उनको लेना, उनकी कल्टीवेशन करना। तो इसमें जैसे लेग्यूम होती है क्रॉप आपकी, जैसे आपको धान की फसल लेनी है, उसमें ढैंचा, मूंग या उड़द की हरी खाद करते हैं। तो जो लेग्यूम की फसल होती है, जैसे ढैंचा की फसल होती है, मूंग की फसल होती है, उसका जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम है, यानी कि नुकीला होता है और जमीन में गहराई तक जाता है। जबकि जो दूसरी फसलें होती हैं हमारी धान गेहूं जैसी, इनका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है, ये ऊपर ही रहता है, ऊपर की सतह में रहता है, ये गहराई में नहीं जाता है। तो ये जो दालों वाली फसलें हैं इनकी जो जड़ें हैं गहराई तक चली जाती हैं। और ये भी रेफरेंसेज हैं कि जैसे ढैंचा जैसी फसल या मूंग जैसी फसल की, अगर आपकी मिट्टी के प्रकार पे भी निर्भर करता है कि इनकी जो गहराई है 1 मीटर से भी ज्यादा जा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो इनकी जड़ें हैं वो सब सॉइल में भी चली जाती है, लेयर्स में भी चली जाती है, यानी कि जो नीचे की लेयर्स हैं वहां पर जो सूक्ष्म जीवाणु मल्टीप्लाई होंगे उनके लिए इनकी जड़ें फूड सोर्स का काम करती हैं। और इनको जब डिके करती हैं या जो माइक्रोब्स मल्टीप्लाई करते हैं, एनारोब्स या फैकल्टेटिव ग्रुप माइक्रोब्स मल्टीप्लाई करता है, तो वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में और कार्बन एसिमिलेशन में मदद करता है। पांचवा है डेयरी वॉश। एक नए कंसेप्ट के रूप में ये सामने आया है कि डेयरी वॉश क्या होता है। जो हमारी डेयरी होती है जहाँ पशु बंधते हैं, तो उसके साइड में कोई गड्ढा बना देते हैं जिसमें गोबर गोमूत्र इकट्ठा होता है। इसके अलावा जो डेयरी का पानी होता है, जिसमें डेयरी को हम धोते हैं, वॉश करते हैं पानी से, या पशुओं को नहलाते हैं, तो वो पानी भी उस गड्ढे में चला जाता है। तो ये तीनों चीज मिल करके जो लिक्विड तैयार होता है उसको हम डेयरी वॉश कहते हैं, जो ऊपर के सतह पर आ जाता है। इसका फायदा क्या है कि जैसे गोबर है, गोमूत्र है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की भरमार होती है, उनमें जो लाभदायक मेटाबोलाइट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो भरपूर होते हैं, लेकिन उनको हम ताज़ा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे गोबर है ताज़ा, अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसमें गैस होने की वजह से या नाइट्रोजन की अधिकता होने की वजह से जो फसल की जड़ें हैं उनको नुकसान हो सकता है। दूसरा, उसमें दीमक का प्रकोप हो सकता है। लेकिन इसमें जो डेयरी वॉश है, इसमें गोबर और गोमूत्र के जो सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं और जो मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो लाभदायक चीजें हैं, वो इसमें मेंटेन रहती हैं। और इनको जब डेयरी वॉश को हम खेत में सिंचाई के पानी के साथ देते हैं या इसी का स्प्रे करते हैं, इसी के स्प्रे से भी जो कीट और बीमारियों का प्रकोप है, काफी अमेजिंग रिजल्ट्स उनके आए हैं। तो इसमें जब हम डेयरी वॉश का प्रयोग करते हैं तो इससे भी जो एक ये कॉम्बिनेशन हमारे खेत में ये कुदरती बढ़ता चला जाता है। और ये जो मैंने पांचों चीजें बताई, एक जीरो टिलेज या मिनिमम टिलेज, दूसरा जीवामृत का प्रयोग, तीसरा मल्चिंग, चौथा ढैंचा या कोई भी लेग्यूम क्रॉप, चाहे इंटर क्रॉप के रूप में लें या हरी खाद के रूप में लें। हरी खाद के रूप में लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इससे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उन्हें एक फूड मटेरियल भी मिल जाएगा और उनकी अच्छी मल्टीप्लिकेशन होगी। और पांचवा है डेयरी वॉश। इन 5 चीजों का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे प्राकृतिक खेती में, तो ये हमें 1 से 2 साल में रिजल्ट मिल रहे हैं। और जैविक कार्बन में तुरंत हमें इसकी जो एक एडवांटेज है वो मिल रही है। और उत्पादकता में भी जो आसपास के किसान हैं उनसे उत्पादन भी ज्यादा मिल रहा है। धन्यवाद।